नमस्कार। रहमान मुसव्वर साहब का एक शेर है कि किसकी बाहों में टूटना था मुझे, किसकी बाहों में छटपटाता हूँ। मैं शेर इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि ज़िंदगी भी कुछ इसी तरह है कि हम उम्मीदें बहुत सारी पालते हैं और हम सोचते हैं कि ज़िंदगी में ऐसा होगा, ज़िंदगी में वैसा होगा, लेकिन ज़िंदगी एक अलग ही मुहाने पर लेकर चली जाती है। और एक ऐसा फ़लसफ़ा होता है, एक ऐसा वक्त होता है जब हम किसी तनाव से गुजर रहे होते हैं, हमें लगता है हम ज़िंदगी की जंग हार चुके हैं, अब हमें क्विट कर लेना चाहिए। और क्विट करने वाली बात जब आती है तो बहुत सारी बेचैनी अपने साथ में लेकर आती है कि इसमें कितनी उलझन है कि आप एक तो स्पष्ट निर्णय ले लेते हो और एक उसके अंदर उलझते उलझते चले जाते हैं। दोनों स्थितियां बहुत ज़्यादा बुरी होती हैं और ये स्थितियां और ज़्यादा तब बुरी हो जाती हैं जब बच्चे इससे रूबरू हो रहे हों। वो बच्चे जो आने वाले भारत का भविष्य हैं या कल का भविष्य हैं। तो इन बच्चों को इस तनाव से कहीं, डिप्रेशन से कहीं, एंजाइटी से कहीं कैसे बचाया जा सकता है और आखिर ये इसके फेर में आते क्यों हैं, यही जानने की कोशिश आज हम लोग इस कार्यक्रम के जरिए करने वाले हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के अतिथियों का, जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे और बताएंगे कि आखिर ऐसा होता है क्यों और इसका निदान किस तरह से किया जा सकता है। नमस्कार, मैं सुनील नारनोलिया आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और स्वागत की परंपरा में सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं पूजा भेसानिया जी, जो कि एक डेडिकेटेड सेल्फ लव कोच हैं, थीटा हीलिंग प्रैक्टिशनर हैं, साथ ही साथ में एक्सेस बार प्रैक्टिशनर भी हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर भी काम कर रही हैं पिछले करीब 12 साल से। और ये पर्सनल डेवलपमेंट को लेके पिछले 4 साल से बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। साथ ही साथ में हीलिंग की अगर बात करें तो उसमें भी अच्छा कार्य कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका पूजा जी। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बीना आर कीडिया जी, जो कि वास्तु एक्सपर्ट हैं, लाइफ कोच भी हैं और कंसल्टेंट भी हैं। ये बीना जी, आपका एक बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। थैंक यू सुनील जी। जी बीना जी, पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, बच्चों के ऊपर जो हम पढ़ाई का जो दबाव जो देखते हैं वो क्यों होता है? जैसे आजकल हम नीट वाला मामला भी देख लेना और बहुत सारी चीज़ें भी देख रहे हैं, वो अपनी जगह हैं कि इस तरह की जब दुविधाएँ आती हैं तब तो स्वाभाविक तौर के ऊपर दिमाग पर प्रभाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता ही पड़ता है। लेकिन आम स्थितियों के अंदर भी शैक्षणिक जैसे दबाव हम कहते हैं, वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को किस तरह से प्रभावित करता है, इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। क्योंकि एक अहम हिस्सा होता है बच्चों की ज़िंदगी में शिक्षा, और उसी में अगर वो दबाव महसूस करेंगे तो फिर आगे किस तरह से बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही पूछा आपने सुनील जी। मेरा पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जब हम लोग कार चलाते हैं ना, तो एक प्रेशर देते हैं ब्रेक पे। यदि ज्यादा प्रेशर बढ़ जाए तो कार रुक जाएगी झटके के साथ, और यदि कम प्रेशर रखें तो कार कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसका मतलब है प्रेशर बिल्कुल बैलेंस उसमें होना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस वे में प्रेशर होना चाहिए। जब पेरेंट बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं तो बच्चों को मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है, और यदि वो प्रेशर कम हो या नहीं के बराबर हो कि बच्चे हमारे जो कर रहे हैं बिल्कुल खुला छोड़ दिए कि हाँ जो कर रहे हैं करो, तो भी चीजें खराब हो जाती हैं। तब वो लोग किसी गलत लाइन में जाके मेंटल प्रेशर लेते हैं। एक बैलेंस्ड वे में प्रेशर जरूरी है। प्रेशर ऐसा होना चाहिए कि हेल्दी वे में होना चाहिए कि बेटा तुम पढ़ो, लेकिन यदि फेल भी होते हो तो हम तुम्हारे साथ हैं। तो बच्चों का जो मेंटल टेंशन है, मेंटल प्रेशर है, वो एक प्रॉपर वे में रहेगा और उनको प्रेशर डील करना आएगा प्रेशर से। क्योंकि हम आगे जब जाते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि पढ़ाई के बाद हमारी लाइफ नहीं है, शिक्षा के आगे भी बहुत लाइफ है। तो वहां पे भी हमें प्रेशर डील करना आना चाहिए, लेकिन जब प्रेशर को सही राइट वे में कंडक्ट किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद बीना जी, बहुत महत्वपूर्ण सी बात कही है कि जो दबाव जिसे कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, वो जीवन में ज़रूरी है, लेकिन उसकी अपनी एक लिमिट कहीं, अपनी सीमा भी कहीं बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ में ये भी ज़रूरी है कि वो कहाँ पर और कितना लगाया जाए, क्योंकि प्रेशर नहीं होगा, दबाव नहीं होगा, चीज़ें भी संतुलित नहीं होंगी। लेकिन वही अगर दबाव अतिरिक्त हो जाता है तो उस चीज़ के अंदर चीज़ों के बिखरने के भी पूरे चांसेस हो जाते हैं। एक महत्वपूर्ण सी बात बीना जी ने ये भी समझाई है कि अक्सर उस दबाव में हम एक तरफ खड़े हो जाते हैं और हमारे बच्चे अकेले जूझ रहे होते, तो उन्हें अकेलेपन का जो डर है कि हमारे पीछे कौन है, ये बड़ा सताता है। तो हमें हमेशा यही समझाना होगा कि पढ़ाई अपनी जगह है, वो आपका ज्ञान अर्जन का एक साधन है जिसके जरिए आप अपने आप को उन्नत बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो आप ज़िंदगी से बाहर हो जाते हैं। ज़िंदगी की दौड़ आपको फिर भी शामिल रखती है अगर आप में
हौसला है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बीना जी। और पूजा की तरफ फिर से पूजा जी की तरफ रुख करता हूँ। पूजा जी, बच्चों में एक ये तो सीधा साधा और सरल सा जो दबाव देखने को मिलता ही है पढ़ाई का, उसके अलावा भी इस भागते दौड़ते दौर के अंदर, सोशल मीडिया के दौर के अंदर और जो चीज़ें आ रही हैं, उनमें किस तरह के जो दबाव हैं बच्चों में देखने को मिलते हैं? जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, यू कैन सी दैट 67% जो विद्यार्थी है वो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं रिसर्च के अनुसार। और उसमें स्पेसिफिकली आप देखोगे तो उच्च अपेक्षा जो पेरेंट्स और टीचर्स में रहते हैं कि बच्चा अच्छा मार्क्स लेके आए, और जो एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटीज होते हैं जैसे कि कॉम्पिटिटिव इवेंट्स हुआ, जैसे कि स्पेल बी होता है, रीडिंग चैलेंज होता है, उसमें भी उच्च अपेक्षा की ये रहता है कि बच्चा सर्टिफिकेट लेके आए, ट्रॉफी लेके आए, और उसमें तनाव बढ़ता है बच्चों का, जिससे उन्हें मेंटल स्ट्रेस आ जाता है, जिससे वो पहला डर आ जाता है वो है फेलियर का, कि मैं फेल ना हो जाऊं। वो सेल्फ जजमेंट में आ जाता है, सेल्फ डाउट होता है, वो एक चीज़ है। दूसरी बात है कंपैरिजन। बच्चे कंपैरिजन में बहुत जाते हैं। अगर एवरेज बच्चा हो और उसका ग्रेड्स अगर वो एकेडमिक्स में अच्छा नहीं है और उसका पुअर परफॉर्मर है, तभी भी कंपैरिजन ऐसा होता है। जो अच्छा बच्चा है, मतलब जो सुपीरियर है एकेडमिक्स में, तो टीचर्स क्या करते हैं, जो सुपीरियर बच्चा है उसको सिलेक्ट करेंगे ताकि परफॉर्म भी अच्छा कर पाए प्रेजेंटेशन में। तो ये मानसिक तनाव ऐसा बढ़ता है बच्चों में कि जनरली वो अनवर्दी फील करते हैं, जहाँ पे उन्हें रिजेक्शन बहुत फील आ जाता है, इग्नोरेंस फील करते हैं। और तीसरा है कि रिलैक्सेशन का टाइम ही होता नहीं है बच्चों के पास, कि जो हम मी टाइम बोलते हैं, जहाँ पे वो प्रेजेंट मोमेंट में जी सके। और रहते भी नहीं है बच्चे। आप देखोगे कि कंटिन्यूस एकेडमिक रहता है, क्लासेस रहते हैं, कोचिंग चालू रहता है, सो दे आर कंटिन्यूसली बिजी, माइंड बहुत बिजी रहता है। तो आई थिंक स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है बच्चों में, एंड अगर वो प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत महत्वपूर्ण सी बात कही है कि वर्तमान में जी रहे बच्चों को भविष्य के लिए दौड़ाया जाता है, तो वो भूल जाते हैं कि किस धरातल पर दौड़ रहे हैं। वो धरातल पर अगर वो सही ढंग से नहीं दौड़ेंगे तो भविष्य की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे। मंजिल पाना ज़रूरी है, लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं उसका महत्व क्या है। अगर उस रास्ते को हम समझते नहीं हैं, अगर उसे अपनाते नहीं हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पूजा जी ने वही कहा कि भविष्य के लिए दौड़ना अच्छा है, उसके लिए चलना भी अच्छा है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जो जीना है वो आपके हाथ में है, यानी वो आपके वर्तमान में है। तो आप उससे अगर सही ढंग से नहीं जीते हैं तो मुश्किल हो जाती है। तो जो भी लम्हा आपके पास में हो उससे पूरी संतुलन के साथ में, पूरी अपेक्षाओं के साथ में सही ढंग से जिए, ये बेहद ज़रूरी हो जाता है। सारा का सारा दबाव भविष्य का वर्तमान पर ना लें, भविष्य का थोड़ा सा दबाव भविष्य में भी रहने दें, तो आप देखेंगे कि बेहतर परिणाम आपको मिलते हैं। बीना जी, अभी जब बात चल रही थी, जब पारिवारिक दबाव की बात भी आ रही थी कि पारिवारिक जिम्मेदारियां भी कह लें, पारिवारिक अपेक्षाएं भी कह लें, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जिस तरह से आजकल जो दौर कहें, वैसे पहले भी हमेशा ऐसा रहा था, लेकिन इतना दबाव शायद नहीं रहा होगा जिस तरह के आजकल मिलता है। आजकल हम देखते हैं कि बच्चे अक्सर सुसाइड कर लेते हैं और जो चीज़ें हो रही होती हैं। तो ऐसी स्थिति में जानना चाहूँगा, जो पारिवारिक जो दबाव होता है, आपस का आसपास के जो लोगों का जो दबाव होता है, वो किस तरह से प्रभावित करता है मानसिक स्वास्थ्य? वही मेन बेस है सारे मानसिक तनाव का, सारे टेंशन का मेन बेस है जब अपनों से हम लोग को तनाव मिलता है। यदि आज पेरेंट यदि ये बोलें कि अब बेटा फेलियर लास्ट नहीं है, फेल के बाद तुम उठ के खड़े हो तो तुम और स्ट्रांग बनोगे, तो शायद ये सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए, बच्चे सुसाइड नहीं करें। और मुझे ऐसा फील होता है कि हर पेरेंट को अपने बच्चों को टीन एज के बाद या टीन एज में काउंसलिंग करवाने लेके जाना चाहिए। काउंसलिंग कराने से जो पेरेंट अपने बच्चों से खुल के बात नहीं कर सकते या बच्चे पेरेंट से बात नहीं कर सकते, वो चीजें क्लियर हो जाती हैं। और इसमें मैं वास्तु को भी जोड़ना चाहूंगी। यदि आपका वास्तु गलत है, आप पेरेंट गलत जोन पे सो रहे हैं, बच्चे गलत जोन पे सो रहे हैं, बीम के नीचे सो रहे हैं, या वास्तु प्रिंसिपल को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो भी ये सारी प्रॉब्लम आती हैं, जिसमें मानसिक तनाव से गुजरते हैं बच्चे और फिर वो सुसाइड करते हैं या किसी गलत लाइन में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, वास्तु के बारे में जानेंगे, लेकिन अभी जो बातें ये भी आ रही हैं कि सभी चीज़ों का संतुलन आवश्यक है। वास्तु के हम बारे में आगे बात करेंगे, उससे पहले मैं यहाँ पर एक सवाल और भी आ रहा है कि आजकल
परफेक्ट पर्सनैलिटी बनने पे जोर दिया जा रहा है कि आप सब कुछ हो, आप हीरो टाइप से होंगे, आप जहाँ जा रहे हैं हर चीज़ में उसके लिए उससे एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनका दबाव बहुत बढ़ जाता है कि आप डांस भी करिए, आप सिंगिंग भी करिए, आप स्विमिंग भी करिए, आप बैडमिंटन भी खेलिए, आप क्रिकेट भी खेलिए, आप जिम भी कीजिए, आप ये भी कीजिए, आप वो भी। इतना सारा दबाव एक बच्चे पे, क्यों उसे बनना है हीरो, उसे एक दिखना है कि सबसे अलग दिखना है। तो पूजा जी, मैं ये भी जानना चाह रहा था कि ये जो भीड़ से अलग दिखने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का जो दबाव होता है कि हमारा बच्चा हर मंच पर पहले ही नजर आए, इसका क्या प्रभाव देखते हैं? सुनील जी, देखो, ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव तभी है जब एक बच्चा खुशी खुशी से वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करना चाहे तो। बट अगर फोर्सफुली किया जाता है, क्योंकि बच्चा स्ट्रेस लेवल से बाहर, एकेडमिक से उसे कुछ दूसरा करने मिले ताकि उसका स्ट्रेस लेवल कम हो जाए, वो फिट रहे, तो वो बच्चा वैसे भी बर्डन ही फील करेगा, तो वो नेगेटिविटी की तरफ ही जाएगा, जहाँ पे उसको बर्डन फील होगा, जहाँ पे उसका स्ट्रेस लेवल कम नहीं उल्टा बल्कि ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो फोर्सफुली बच्चा जा रहा है। तो आई फील कि जनरली पेरेंट्स ने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज फोर्स नहीं करना चाहिए। इफ अगर बच्चे को करना है तो ही उसे करने दें, अगर बच्चा नहीं करना चाहे तो उसको प्लीज फोर्स मत करें। इससे अच्छा है कि वो कुछ देर रिलैक्स कर ले। जैसे मैंने पहले भी बोला, मी टाइम की बहुत जरूरत है। अगर उनको नहीं करना है, रीडिंग करना है तो रीडिंग, पेंटिंग करना है तो पेंटिंग। इससे ये होगा कि उनका पैशन बढ़ेगा जो चाहते हैं, जो बेहतर होता है। सही बात है कि वो करना क्या चाहता है, कि हम इसको भी जानने की आखिर जिस बच्चे के साथ हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हम अपने हिसाब से उसको ढालने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर ये तो देखें कि वो धातु क्या है, कि वो आखिर किस आकार को स्वीकार करना चाहती है। ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण सी बात है जिसका पूजा जी ने यहाँ पे जिक्र किया। तो हम अपने बच्चों से अपेक्षाएं रखें, लेकिन ये भी देखें कि वो चिड़िया है या फिर मछली है, वो उड़ना चाहती है या फिर तैरना चाहती है। जब ये बात आप समझ लेते हैं अपने बच्चों के साथ में, तो फिर आप देखिए कि बेहतर परिणाम आपको मिलते हैं। मुझे इस बात को इमरान प्रतापगढ़ी का शेर ध्यान आता है। वो फरमाते हैं कि मैं राह का चिराग हूँ, सूरज तो नहीं हूँ, जितनी मेरी विसात है काम आ रहा हूँ मैं। तो हर एक आदमी की अपनी लिमिट्स होती हैं, उन लिमिट्स को जानना बेहद ज़रूरी है कि वो उस लिमिट्स के हिसाब से ये काम करे। अगर उस लिमिट से बाहर निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो उतना काम नहीं आ पाएगा जितना वो आ सकता था। तो चीज़ों को खिंचाव दें, तनाव दें, लेकिन उतना ही जितना वो सह सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। बीना जी, आपकी तरफ रुख करते हुए जो सवाल आपने छोड़ा था उसको आगे बढ़ाता हूँ कि वास्तु किस तरह से प्रभावित करता है। आपने वास्तु का जिक्र किया कि वास्तु भी प्रभावित करता है मानसिक स्वास्थ्य को, इसका कैसे प्रभाव पड़ता है? यदि पेरेंट गलत जगह पे सो रहे हैं तो उसका प्रभाव बच्चों पे भी पड़ता है और पेरेंट पे भी पड़ता है। दूसरा, घर का यदि नॉर्थ ईस्ट दिशा जो है, यदि उसमें कोई दोष है, यदि वहाँ पे टॉयलेट है, किचन है, कट है, तो फिर घर के सारे मेंबर के मानसिक प्रभाव पड़ेगा, तनाव आएगा, डिप्रेशन आएगा। घर में किसी न किसी को डिप्रेशन पूरी तरह से जकड़ लेगा। वो बच्चा भी हो सकता है और वो पेरेंट भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। यदि बच्चे साउथ वेस्ट में सो रहे हैं, पेरेंट साउथ वेस्ट में नहीं सो रहे हैं, तो बच्चे पेरेंट को ओवर रूल करने लगते हैं। अच्छा। उस केस में, हाँ, यदि साउथ वेस्ट में पेरेंट नहीं सो रहे हैं और बच्चे सो रहे हैं, तो वो पेरेंट को ओवर रूल करते हैं, प्लस वो किसी ना किसी गलत लाइन में आगे बढ़ जाते हैं। यदि बच्चे किसी नेगेटिव जोन पे सो रहे हैं, जो कि हमारा 3 जोन है, डिस्पोजल जोन, WNW, SSW और ESE, यदि कोई बच्चा उसमें सो रहा है तो उसकी सारी एनर्जी ड्रेन होगी और वो गलत लाइन में निकलेंगे। और वो वहाँ पे गलत लाइन पे इन द सेंस वो किसी गलत संगत का असर हो सकता है, गलत संगत में जा सकते हैं, किसी लत में पड़ सकते हैं, या पढ़ाई जो भी कर रहे हैं, जो भी वो एक्स्ट्रा करिकुलर कर रहे हैं, वो सब एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। तो यहाँ पर मानसिक तनाव किसी न किसी तरह से आएगा। मानसिक तनाव का सिर्फ एक यही कारण नहीं है, शिक्षा नहीं है। यदि आज पेरेंट गलत, सपोज पेरेंट साउथ ईस्ट में सो रहे हैं, पेरेंट के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ जाएंगे। बच्चा हो सकता है सही जोन पे सो रहा हो, लेकिन यदि पेरेंट के बीच में लड़ाई झगड़ा पड़ रहा है तो बच्चे को मानसिक तनाव आ रहा है। जी। और जब बच्चे को मानसिक तनाव आ रहा है तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट हमारी पढ़ाई में पड़ रहा है, बच्चे की पढ़ाई में पड़ रहा है। तो बच्चे का पढ़ाई का डायरेक्टली रिलेशन हो सकता है पढ़ाई से नहीं हो, वास्तु से हो। वास्तु यदि गलत है तो पढ़ाई का वो आता है, असर आता है। इस पे मैं आप लोग को कुछ छोटा मोटा रेमेडी बता सकती हूँ। जी, स्वागत है। कि पहले तो सबसे पहले पेरेंट साउथ वेस्ट में सोएं, घर का वास्तु थोड़ा सा बैलेंस रखें। लड़का है तो साउथ या वेस्ट में सोएं, लड़की है तो नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट में सोएं। इसके साथ नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल प्रॉपर रखें, किसी भी तरह का वास्तु दोष नहीं रखें वहाँ पर। और स्टडी टेबल को हमेशा WSW में इस तरह से रखें
कि बच्चों का फेस हमेशा नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या नॉर्थ की तरफ हो पढ़ाई करते टाइम। और स्टडी टेबल पे कुछ यंत्र रखे जा सकते हैं। लोग गणेश जी की और सरस्वती जी की मूर्ति रखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जो भी हमारे भगवान है वो पूजा स्थान पे ही होने चाहिए। स्टडी टेबल पे हम क्या रख सकते हैं? सरस्वती यंत्र रख सकते हैं, एजुकेशनल पिरामिड आता है, एजुकेशनल टावर आता है, वो रख सकते हैं, क्रिस्टल बॉल्स रख सकते हैं, और वो जो ग्लोब आता है वो रख सकते हैं। इन चारों चीजों से बच्चे फोकस्ड होते हैं, लेकिन हार्ड वर्क को कभी भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता। यंत्र उसको इनहेंस कर सकते हैं, हार्ड वर्क को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए बच्चों को पहली बात तो पढ़ाई के लिए थोड़ा बहुत टाइम दें, उनके साथ कोप अप करें, फोर्स नहीं करें, और ये सारे यंत्र लगाएं। और जैसा आपने कहा था कि मछली से उड़ने की उम्मीद नहीं रखें, मछली को तैरने का ही पूरा स्वप्न सिखा दें। बहुत बहुत धन्यवाद है बीना जी, बहुत महत्वपूर्ण सी बात कही है कि आप जीवन में एक बात फैक्ट रहती है कि आप अकेले नहीं होते, आपके साथ बहुत सारे रिश्ते जुड़े होते हैं, परिवार जुड़ा होता है, उस परिवार का प्रभाव आपके ऊपर पड़े बिना रहता नहीं है। तो अच्छे वातावरण के लिए ज़रूरी है कि बच्चे की व्यवस्थाएं वो बेहतर, उसके साथ साथ बाकी पारिवारिक व्यवस्थाएं बेहतर होनी ज़रूरी। सही कहा बीना जी ने कि माँ बाप लड़ते रहेंगे, बाकी घर में अगर कोई क्लेश चल रहा होगा तो जाहिर सी बात है बच्चे के ऊपर उसका प्रभाव आना है। तो जैसे स्थान की बात इन्होंने बहुत महत्व के साथ में रखी है कि स्थान का सही ढंग से ध्यान रखा जाना बेहद ज़रूरी है, तो उसका ध्यान रखें जैसा कि बीना जी ने भी हम बताया। और अब मैं पूजा जी की तरफ रुख करता हूँ। पूजा जी, अब मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूँ, आपके बारे में देख रहा था आप सेल्फ लव को लेकर थेटा जो हीलिंग टेक्निक्स उनके ऊपर भी काम करती हैं, तो क्या ये बच्चों के लिए भी कारगर हो सकते हैं तो किस तरह से, उसके ऊपर प्रकाश डालिए। सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है। सिर्फ विद्यार्थी को स्टूडेंट को ही नहीं, बच्चे को ही नहीं, बड़े लोग भी खुद से प्यार करना सीखे तो बहुत अच्छा रहेगा। कि उससे क्या होगा कि हम एक्सेप्टेंस करते हैं, जैसे हम हैं वैसे ही हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं, और इससे कंपटीशन कम हो जाएगा। कंपटीशन इसलिए क्योंकि हम कंपेयर नहीं करते, हमारा कंपटीशन हमारे खुद से ही होता है, जिसपे हम खुद इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अगर हम आज जैसे हैं उससे और बेहतरीन कैसे बन सके वो स्टूडेंट सीखते हैं, और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ये चीजें कैसे कर सकते हैं कि हम रोज अपने आप को आईने में देखते हैं। तो अगर आईने में अब हम 3 चीज भी बोल दे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो वो एक अलग सा पॉजिटिवनेस आ जाता है। पूजा जी, तो माफी चाहूंगा इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, लेकिन इससे आत्ममुग्धता नहीं आ जाएगी, मैं अपनी ही तारीफ किए जा रहा हूँ, खूब प्रशंसा किए जा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो दिक्कत नहीं होगी उससे कि फिर हमें दूसरी चीजें कमतर नजर आने लग जाए? हाँ, ये सही सवाल है सुनील जी की सब लोग भी मुझे ये पूछते कि मैं क्या खुदगर्जी हो जाऊंगा। ये खुदगर्जी नहीं है। अगर दूसरे भी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनके लिए कुछ करें, तो क्या वो खुदगर्जी भी हम दूसरे के लिए करते? तो वही चीज अगर हम हमारे लिए करते तो वो खुदगर्जी कैसे कहलाएगी? सो इट्स बेटर टू लव अवरसेल्फ इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक चीज है। और दूसरी जो थीटा हीलिंग है, अगर आप बच्चा कोई ट्रॉमा से गुजर रहा है, जैसे कि डिप्रेशन हुआ, एंजाइटी हुआ, तो थीटा हीलिंग एकदम थीटा मेडिटेशन में जाके जो चाइल्डहुड से वो डिप्रेशन जुड़ा हुआ है, हम उस बिलीफ पे काम करते हैं एंड देन इट हेल्प्स टू क्लियर इट आउट, जहाँ पे बच्चा एकदम रिलैक्स फील करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने पूजा जी बहुत महत्वपूर्ण सी बात की, पहले प्यार भीतर डालना होगा, क्योंकि आप जीवन में वही बांट सकते हैं जो आपके पास में हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले आप अपने भीतर प्रेम भरें, तब आप परिपूर्ण होंगे, तब दूसरों को भी वही चीज़ दे पाएंगे। अगर आपके पास रिक्तता है भीतर, खालीपन है आपके पास भीतर, तो आप दूसरों को भी खालीपन और रिक्तता ही दे सकते हैं। अगर आपके भीतर प्यार है तो आप दूसरों को भी प्यार ही देंगे। तो ये बात बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो इस बात का अगर हम अनुसरण करेंगे तो बेहतर परिणाम ज़रूर मिलेंगे। बीना जी, आपकी तरफ रुख करता हूँ। अभी आपने वास्तु की बात की, तो एक छोटा सवाल जो मेरे जहन के अंदर आ रहा है कि वास्तु इस तरह से प्रभावित क्यों करता है? क्या सिद्धांत हैं इसके पीछे के कि जो कि हमें ये इस तरह से प्रभावित करता है? सुनील जी, जब हम लोग रास्ते में चलते हैं, ठीक है, आप समझ लीजिए बहुत ही ट्रैफिक वाला रोड है और हमको रोड क्रॉस करना है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें क्रॉस करना ही है जी। यदि कार बहुत तेज से आ रही है और हम सोच नहीं पाते हैं ना, कितनी बार होता है हम सोच ही नहीं पाते, डिसीजन नहीं ले पाते, और हमने क्रॉस करने की कोशिश किया जल्दीबाजी में, तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, राइट। यदि उस टाइम कुछ ऐसा हो, भगवान कुछ ऐसा करे कि वो बहुत स्लो स्पीड हो जाए कार की और हमें सही डिसीजन लेने का टाइम मिल जाए, तो हम क्रॉस कर लेंगे जी।
जब वास्तु यंत्र लगाए जाते हैं तो वो कभी भी बच्चों को फर्स्ट नहीं करवा सकता है, क्या कभी भी पति पत्नी के बीच में प्यार नहीं कर सकता है, या कुछ भी हम लोग को अंबानी नहीं बना सकता है, ठीक है। लेकिन क्या कर सकता है, जब प्रॉब्लम आने वाली है नेगेटिविटी को इतना स्लो डाउन कर देता है और आपके थॉट प्रोसीजर को फास्ट कर देता है, सही डिसीजन लेने के रास्ते पे फास्ट कर देता है, तो आपको नेगेटिविटी से संभलने का मौका मिल जाता है बड़ी बात और है। आप सही डिसीजन लेकर आगे बढ़ते हैं। जी जी जी। अच्छा, तो उसकी ये तो एक बात हुई कि उसमें कहीं न कहीं हमें एक समय मिलता है जिसके ज़रिए हम अपने आप को एक व्यवस्थाएं दे पाते हैं और संतुलन के साथ में आगे बढ़ पाते हैं। इसके अलावा भी कोई, जैसे आपने कहा कि इसी दिशा में ही बैठना चाहिए, उसी दिशा में बैठना चाहिए, ये वाली बात भी थोड़ी सी समझाएं कि आपने विशेष दिशाओं का जिक्र भी किया कि साउथ वेस्ट ही होना चाहिए, नॉर्थ साइड ही होनी चाहिए, वेस्ट साइड ही होनी चाहिए, उसकी क्या वजह है? हम लोग कहते हैं ना 10 दिशाएं होती हैं, जी। ठीक है, वास्तु में 10 दिशाएं बोलते हैं, लेकिन वास्तु में 16 दिशाएं हैं। यदि हम लोग नॉर्मल भाषा में बोले तो 10 दिशाएं होती हैं, लेकिन जब वास्तु में बात करते हैं तो 16 डायरेक्शंस होते हैं, सब मेन डायरेक्शन, सब डायरेक्शन, सब ऑफ सब डायरेक्शन। अच्छा। हर डायरेक्शन का एक एट्रीब्यूट होता है, वो हमें कुछ ना कुछ देने की कोशिश करती है। यदि एक नेगेटिव डायरेक्शन है वो भी हमें कुछ देने की कोशिश करती है। ऊपर जो भी 9 प्लैनेट्स हैं वो सब हमें कुछ ना कुछ देने की कोशिश करते हैं। हम जब उसका रूप बिगाड़ देते हैं तो वो हमारे लिए रिवर्स इफेक्ट देता है। तो जो 16 डायरेक्शन है उसमें जो WSW है वो हमारा एजुकेशन का जोन है। यदि हम वहां बैठते हैं तो हमारे जो एजुकेशन से रिलेटेड स्किल है वो हमारी इनहेंस होती है। इसी तरह से यदि किसी के घर में WSW में टीवी है, टॉयलेट है, तो जो उस घर के बच्चे हैं वहां पे जो एजुकेशन है वो हमारा ड्रेन ऑफ हो जाएगा। तो हमें सिर्फ यंत्र लगाने से फायदा नहीं होगा, बच्चा किसी भी दिशा में पढ़ ले, क्योंकि एजुकेशन का जोन है वो पंक्चर है, वहां पे दोष है। उस दिशा को भी हमें वास्तु के हिसाब से ट्रीट करना पड़ेगा और ट्रीटमेंट में 3 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। पहला बेसिक होता है कि आपने उसको टेप वेप लगा के या स्ट्रिप लगा के उसको ठीक किया जी। दूसरा होता है आपने नेगेटिविटी को चलिए स्लो डाउन कर दिया, लेकिन पॉजिटिविटी को इनहेंस कैसे करना है, जी जी। वो सेकेंड स्टेप आता है एडवांस मेथड में कि आपने उसको इनहेंस किया। अब दूसरा, बच्चा वहां पे बैठ के पढ़ नहीं रहा है, बच्चा पढ़ किसी और दिशा में रहा है, तो थर्ड हमको उस दिशा में काम करना है जिससे वो बच्चा जो पढ़ रहा है उसका रिजल्ट दिखाई दे, जी, उसकी एनर्जी वेस्ट नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। सही कहा कि जैसे हम लोग देखते हैं साइंटिफिकली, हम लोग देखते हैं एक नॉर्थ होता है और एक साउथ साइड होता है, तो अपने अपने चुंबे के क्षेत्र भी होते हैं। तो उसी तरह बीना जी ने कहा कि 10 नहीं 16 दिशाएं होती हैं, तो जाहिर सी बात है इनके 16 प्रभाव भी पड़ते होंगे। हर एक क्षेत्र का अपना एक प्रभाव होता होगा जो दिमाग पे प्रभाव डालता होगा और एकाग्रता पर भी प्रभाव डालता होगा, और इसी वजह से संभवतः ये सारी चीज़ें होती है। बीना जी ने बहुत सारी बातें बताई, सबका जिक्र करें उससे बेहतर होगा। अगला सवाल ले ले, क्योंकि समय बहुत सीमित साहब हमारे पास में बचा। पूजा जी, आपसे सवाल ले रहा था तो बहुत सारी चीज़ें और हैं, तो मैं चाह रहा हूँ एक संक्षिप्त से सवाल के अंदर बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करूंगा संक्षिप्त से समय के अंदर। अब तनाव भी जैसा जिक्र हुआ कि बहुत शुरू में आई कि बहुत सारे अलग अलग तरह के तनाव भी होते हैं, एजुकेशन का भी होता है, अपने आप को बेहतर बनाने का भी होता है, बेहतर चीज़ें पाने का भी होता है। तो इन सब चीज़ों को संतुलित करने के लिए आप क्या क्या टिप्स इस कार्यक्रम के समापन पे हमें देना चाहेंगे? पहली टिप तो ऐसी रहेगी कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस बहुत जरूरी है, जैसे कि मेडिटेशन करना। मेडिटेशन करने से सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन, जैसे कि सिर्फ श्वासों पे ध्यान दे के उसको काउंट कर लेना, वो ही एक प्रेजेंट मोमेंट में लेके आता है। जस्ट 5 मिनट इज ऑल्सो 5 मिनट्स इज ऑल्सो इनफ। दूसरा है कि ग्रेटिट्यूड जर्नल रखो, ताकि आप ग्रेटिट्यूड में उस हिसाब से रहो कि रोज धन्यवाद करो खुद को कि आपको एक दूसरी जिंदगी मिली है। हर एक चीज जो आपको, जैसे कि हुआ आपकी बॉडी को धन्यवाद कीजिए, के एनवायरनमेंट को धन्यवाद कीजिए। ग्रेटिट्यूड जर्नल रखने से भी आप में बहुत पॉजिटिविटी आती है। और तीसरा है, अगर आप बहुत तनाव से गुजर रहे हैं तो प्लीज सीक सपोर्ट फ्रॉम समवन, जैसे कि लाइफ कोच हो गए, हीलर्स हो गए, जैसे वास्तु टीचर्स हैं, उनके पास जाके प्लीज हेल्प लीजिए, जिससे आपके मानसिक तनाव दूर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि माइंडफुलनेस होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, प्यार होना चाहिए और उम्मीद होनी चाहिए। उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए। और एक बात जो जाते जाते मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूँगा कि अजीज अंसारी का शेर है कि बूढ़े बरगद के नीचे दिल टूटे तो बैठा कर। जीवन में फिर भी अगर आपको कोई परेशानी महसूस हो रही है तो जैसे कि अभी पूजा जी ने हमें बताया कि हमें उन सलाहकारों से सलाह
लेनी चाहिए जो जीवन का अनुभव रखते हैं, इन समस्याओं का अनुभव रखते हैं, क्योंकि वो इन समस्याओं से निदान के रास्ते हमें बता सकते हैं। समस्याएं बहुत सारी हैं, उनके निदान ही बहुत सारी हैं, जिनकी चर्चाएं हम अगले अंक में फिर से करेंगे। लेकिन आज समय की सीमितता को देखते हुए उस कार्यक्रम के समापन की आज्ञा चाहूँगा। आप दोनों अतिथि हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। पुनः मिलेंगे साक्षात के साथ। आज आज्ञा चाहूँगा। धन्यवाद।